Welcome back, friends. In today's session, we are going to learn virtual function in unit number 4. Friends, in unit number 4, we are done with operator overloading. ये पॉइंट्स हमने खत्म किए हुए. अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा वर्चुअल फंक्शन. नाउ व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन? फ्रेंड्स, ये पॉइंट जो है वो यूनिट नंबर 1 में आया हुआ है, लेकिन तब हमने थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन लेके उसको छोड़ दिया था. हमने ऐसा डिस्कस किया था कि वो अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट नंबर 4 में वर्चुअल फंक्शन समझेंगे तब डायनेमिक बाइंडिंग क्या है, लेट बाइंडिंग क्या है, वो सारी चीजें समझ में आएगी. और साथ साथ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसके बारे में भी हमको जानना है. और फिर ये वर्चुअल फंक्शन क्या है हमको समझ में आएगा. प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है इसके बारे में हमने बातें की हुई है. तो आज फ्रेंड्स चलो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन. यहाँ पर आई डू हैव थ्योरी अवेलेबल, कुछ 2-3 स्लाइड्स है थ्योरी के रिगार्डिंग, लेकिन ये बाद में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को इन यूनिट नंबर 1. फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स है यूनिट नंबर 1 के अंदर हमें डिस्कस करने के. जब हमने स्टार्ट किया था तब यूनिट नंबर 1 के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करके करके हम आगे चले गए थे, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझने के बाद यहाँ पर आके समझे तो उसका मतलब रहता है. फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, तो उसके लिए हमारे पास अलग से यूनिट है जिसमें ये सारी चीजें आती है. यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन था. सेम वे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है और डायनेमिक बाइंडिंग के बारे में भी. तो इसको अभी हम रिवाइज करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि वर्चुअल फंक्शन क्या है. हेलो फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? यस सर. चलो सी फ्रेंड्स, पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या? फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जरिए हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं, और उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. जबकि दूसरा एक है ये रन टाइम, इसको हमने डिस्कस नहीं किया था. इसका जो थ्योरी है वो ऐसे ही छोड़ दिया था, दिखा के मैंने पीपीटी में आपको. तो अभी इसको डिस्कस करते हैं. वर्चुअल फंक्शन के जरिए हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करेंगे. अभी वापस से रिवाइज कर लेते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म मींस व्हाट? पॉलीमॉर्फिज्म मींस द सेम एंटिटी, एक ही नाम लेकिन उसके बहुत सारे काम. तो कंपाइल टाइम और रन टाइम दो पॉलीमॉर्फिज्म है. तो कंपाइल टाइम के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग. फंक्शन में भी फ्रेंड्स हम एक नाम रखते हैं और उसकी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट वो चेंज करके बहुत सारे फंक्शंस बनाते हैं. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फंक्शन को ओवरलोड करते हैं. सेम वे ऑपरेटर के अंदर भी हमने ऐसा किया फ्रेंड्स. रिसेंटली हमने वो टॉपिक खत्म किया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग. नाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगेन ये थोड़ा थ्योरी है, इसको डिस्कस करते हैं. प्रैक्टिकल जाके प्रैक्टिकल को डिस्कस करके वापस से ये थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. लेट मी रीड दिस पॉइंट. This type of polymorphism is achieved by function overriding. फ्रेंड्स, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगर अचीव करना है तो कैसे कर सकते हैं? फंक्शन को ओवरराइड करके. नाउ ओवरलोड और ओवरराइड ये दोनों अलग टर्म है. ओवरलोडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक ही फंक्शन है, ठीक है, उसका नाम एक ही है, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग करके हम उसको ओवरलोड करते हैं. तो एक ही क्लास है और उसके अंदर ये सारी चीजें हो सकती है. अभी ओवरराइडिंग क्या है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है तो फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ेगा. तो इसके अंदर कंसेप्ट आएगा इनहेरिटेंस का. डिराइव्ड क्लास होगा, बेस क्लास होगा, वो सब कुछ करके हम फंक्शन को ओवरराइड कर पाएंगे. राइड मतलब हम हॉर्स राइडिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो एक घोड़े के ऊपर बैठ के मस्त सवारी किया. तो सेम वे कोई एक फंक्शन होगा, उसके ऊपर दूसरा फंक्शन हावी हो जाएगा. तो इस तरह से ये कंसेप्ट को हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन को ओवरराइड किया हमने. Function overriding, on the other hand, occurs when derived class has a definition for one of the member function of the base class. मतलब दोस्तों एक बेस क्लास रहता है और एक डिराइव्ड क्लास रहता है. हम बेस क्लास को डिराइव्ड क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं. तो इनहेरिटेंस हमको मालूम है सबको. अभी बेस क्लास के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है एबीसी, और डिराइव्ड क्लास के अंदर भी फंक्शन का नाम है एबीसी. तो क्या होगा, कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? बी क्लास का सारा डेटा हमने पब्लिकली यहाँ पर इनहेरिट किया हुआ है, तो बी क्लास की सारी इंफॉर्मेशन आएगी, उसके साथ साथ वो फंक्शन भी आएगा. तो यहाँ पर इसका खुद का फंक्शन है एबीसी और इसका भी फंक्शन एबीसी आएगा. तो कौन सा फंक्शन को हमें यूज करना है? तो
इसको, ये कंसेप्ट को बोला जाएगा फंक्शन ओवरराइडिंग. द बेस फंक्शन इज सेड टू बी ओवररिडन. बेस क्लास का जो फंक्शन है उसको हम ओवरराइड करेंगे. तो फिर भी ये बहुत टेक्निकल है, हम इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके वापस से यहाँ पर आके देखते हैं. डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अभी स्किप करते हैं, हमको ये पॉइंट नहीं डिस्कस करना है. यस फ्रेंड्स, दिस स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग. बाइंडिंग का मतलब क्या? चिपकाना, ज्वाइन करना. फ्रेंड्स, अगर मैं फंक्शन एबीसी को कॉल करता हूं तो कंपाइलर को मालूम है कि एबीसी फंक्शन कहां पर लिखा हुआ है, और जब भी एग्जाम प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है तब वो फंक्शन को कॉल करना है मुझे. लेकिन मैं फंक्शन एबीसी लिखता हूं, लेकिन कंपाइलर जब कंपाइल करता है तब उसको मालूम ही नहीं है कि मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है. वो रन टाइम सब डिसाइड होता है, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग. तो ये दो तरह की बाइंडिंग रहती है, एक तो स्टैटिक और दूसरी डायनेमिक. और ये फंक्शन के जरिए ही हम समझ रहे हैं. By default, matching of function call with correct function definition happens at compile time. तो इसको बोला जाएगा compile time binding. हम फंक्शन को ओवरलोड करते हैं, फिर भी कंपाइलर को मालूम पड़ जाता है कि इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स है तो 2 आर्ग्यूमेंट्स वाला फंक्शन कॉल करना है, इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स है तो 3 आर्ग्यूमेंट्स वाला फंक्शन कॉल करना है. तो वो उस हिसाब से उसको बाइंड करके रखता है, और जब भी एग्जीक्यूशन होता है तो बहुत इजीली हो जाता है. लेकिन अगर कंपाइलर को मालूम ही नहीं है कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है, वो जब रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा, वो कंसेप्ट को बोला जाएगा डायनेमिक बाइंडिंग. और ये हम अचीव कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल फंक्शन. Friends, C++ provides facility to specify that the compiler should match function calls with correct definition at runtime. ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, फंक्शन जिस जो भी हम फंक्शन कॉल लिख रहे हैं वो किस फंक्शन के साथ बाइंड होने वाला है, वो हम रन टाइम डिसाइड कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग. डायनेमिक बाइंडिंग अचीव्स यूजिंग वर्चुअल फंक्शन. ये रहा जो टॉपिक हमको डिस्कस करना है, वो डायनेमिक बाइंडिंग इज अचीव्ड यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस. अभी ये 2 पॉइंट समझ में आ गए, लेकिन ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिकल करके ही समझना पड़ेगा. ये ऐसा बोल रहा है कि बेस क्लास पॉइंटर, मतलब बेस क्लास का एक पॉइंटर वेरिएबल हम बनाएंगे जो किसको पॉइंट करेगा? बेस क्लास पॉइंटर पॉइंट्स टू डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट. डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको वो पॉइंट करेगा. एंड अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड वर्चुअल इन बेस क्लास, देन द मैचिंग फंक्शन इज आइडेंटिफाइड एट रन टाइम यूजिंग वर्चुअल टेबल एंट्री. तो चलो इसको हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं. See friends, I have this function virtual function vf1.cpp. इसको हम रन करके भी देखेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेके ये इसके अंदर कोड क्या है. एक बेस क्लास है, अभी हमको फंक्शन के साथ काम करना है, इसलिए इसके अंदर डेटा मेंबर्स नहीं है, सिर्फ फंक्शन ही लिए हुए, जिसके अंदर 2 फंक्शन है. एक वर्चुअल फंक्शन. वर्चुअल फंक्शन कैसे बनाएंगे? सिंपल, आगे लिख देना है वर्चुअल. प्रिंट नाम का एक फंक्शन है, शो नाम का एक फंक्शन है. ओके, ये क्लास इतना सा खत्म हो गया. दूसरा क्लास देखते हैं. दूसरा क्लास क्या है? जिसका नाम है डिराइव्ड क्लास, और वो बेस क्लास को डिराइव कर रहा है. इसके अंदर भी एक प्रिंट नाम का फंक्शन है और शो नाम का फंक्शन है. अभी क्या होगा फ्रेंड्स, मैं डिराइव्ड क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसके जरिए मैं प्रिंट फंक्शन या शो फंक्शन को कॉल करूंगा, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? हमको मालूम है कि ये क्लास को, ये जो बेस क्लास है इसको मैं यहाँ पर इनहेरिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जितना भी पब्लिक में इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है वो सारा डिराइव होकर यहाँ पर आ जाएगा. तो डिराइव्ड क्लास के पब्लिक सेक्शन में प्रिंट के 2 वर्जन है और शो के 2 वर्जन है. प्रिंट का ये वर्जन है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रिंट बेस क्लास. तो मतलब अगर ये कॉल होता है तो हमको पता चलेगा कि ये बेस क्लास का प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ. शो बेस क्लास, अगर ये प्रिंट होता है तो पता चलेगा कि बेस क्लास का शो फंक्शन कॉल हुआ. सेम वे यहाँ पर प्रिंट डिराइव्ड एंड शो डिराइव्ड. तो हमको एक्चुअली ये प्रिंट जो भी मैसेज होगा उसके ऊपर से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है. एक को हमने वर्चुअल बनाया है, एक को ऐसे ही नॉर्मल रखा हुआ है. अभी हम आगे जाके देखते हैं कि वॉइड मेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं. सी फ्रेंड्स, ये पॉइंटर वगैरह सब समझना है हमको, वो समझेंगे. बट सी दिस, ये डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया डी.
ये जो कमेंट में उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसको ही एक्चुअली में डिस्कस करना है। ये डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा डी, और डी डॉट प्रिंट डी डॉट शो। अगर ऐसा मैंने लिखा तो ये कौन सा प्रिंट फंक्शन या शो फंक्शन को कॉल करेगा, डिराइव्ड क्लास का, ये डिराइव्ड क्लास का या बेस क्लास का। तो चलो इसको रन करके देखते हैं और फिर इसके अंदर और चेंजेस करके वर्चुअल फंक्शन क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, उसको हम देखते हैं। फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके। वर्चुअल फंक्शन 1, ये जो प्रोग्राम हमने डिस्कस किया वो है। अभी इसको मैं रन करता हूँ सिंपली कंट्रोल F9। तो देखो दोस्तों, ये नॉर्मली डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है। ये मतलब ये क्या करेगा, जब तक उसका खुद के फंक्शन है तो वो ऊपर के फंक्शन को कॉल नहीं करेगा। लेकिन अगर ये डिराइव्ड क्लास के अंदर ये शो नाम का फंक्शन है ही नहीं, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, तो देखो, तो ये बेस क्लास का फंक्शन कॉल कर रहा है। ओके, चलो इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, मैं कितनी भी बार फंक्शन को कॉल करूँ ना, ये डिराइव्ड क्लास का नहीं, बेस क्लास का फंक्शन ही कॉल होना चाहिए, डिराइव्ड क्लास का नहीं। और अगर बेस क्लास के पास जब भी मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ यही फंक्शन कॉल होना चाहिए। अभी मुझे कैसा चाहिए कि ये शो नाम का जो फंक्शन है ना वो बेस क्लास का ही कॉल हो, लेकिन प्रिंट नाम का जो फंक्शन है ना उसके पास ऑप्शन है, अगर डिराइव्ड किए हुए क्लास ने ये इसको बनाया हुआ है प्रिंट नाम के फंक्शन को, तो उसका कॉल होगा, अदरवाइज ये इसका कॉल बेस क्लास का फंक्शन कॉल होगा। तो ऐसा अगर मुझे करना है तो वहां पर मैं क्या लगा सकता हूँ, वर्चुअल फंक्शन। तो अगर आपने वर्चुअल फंक्शन बनाया हुआ है तो वो क्या करेगा, फंक्शन तो यही कॉल होंगे, बेस क्लास के ही फंक्शन कॉल होंगे, लेकिन इसको ओवरराइड हो जाएगा। ये किससे ओवरराइड हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है इससे ओवरराइड हो जाएगा ये। तो वो अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बेस क्लास का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा ये। और बेस क्लास का पॉइंटर वेरिएबल जो है वो किसको पॉइंट करेगा, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट डी को। अभी इसको निकाल देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, नाउ मुझे किसी ऑब्जेक्ट को सॉरी किसी वेरिएबल को या फंक्शन को कॉल करना है तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। वही अगर हम पॉइंटर वेरिएबल से उसको कॉल करेंगे तो हम ये इस तरह से एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे। नाउ सी दिस बीपीटीआर क्या है, वो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट कर रहा है। मतलब ये बीपीटीआर प्रिंट ये डिराइव्ड क्लास का जो प्रिंट है उसको कॉल करेगा। लेकिन हमने क्या जाना कि अगर उसके पास बेस क्लास का कोई फंक्शन है जिसका नाम प्रिंट है तो सबसे पहले वो कॉल होना चाहिए। तो वैसा हम अचीव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर वेरिएबल। चलो इसको रन करके देखते हैं। ओके, सी दिस प्रिंट डिराइव्ड एंड शो बेस। तो ये क्या हो गया इसके अंदर, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो हम नोटपैड में जाके अच्छे से समझते हैं। सी फ्रेंड्स, सी फ्रेंड्स, मुझे क्या करना है कि मैं डिराइव्ड क्लास का कोई भी फंक्शन कॉल करूँ ना, अगर उसके अंदर बेस क्लास का फंक्शन मुझे, भले ही मैं डिराइव्ड क्लास का फंक्शन ऑब्जेक्ट है उसका फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले डिराइव्ड क्लास का नहीं बल्कि बेस क्लास का फंक्शन ही कॉल होना चाहिए। तो चलो ये बेस क्लास का पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है डिराइव्ड क्लास को, और उसके जरिए मैं प्रिंट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो ये पहले तो किसका पॉइंटर है, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का, तो वो जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन क्योंकि ये डिराइव्ड बेस क्लास का पॉइंटर है इसलिए वो सबसे पहले
भले ही यहाँ पर सारी चीजें है, वो सबसे पहले कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, इसको, ये प्रिंट को और ये शो को, और अच्छे से एग्जीक्यूट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमें ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि मुझे कभी कभी जो डिराइव्ड क्लास है ना, उसके जो फंक्शन है ना, उसको भी मुझे एग्जीक्यूट होने देना है, तो ऐसा अगर है तो हम क्या करेंगे, उसको वर्चुअल फंक्शन बना देंगे। तो फंक्शन तो एक्चुअली में यही कॉल हो रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, इसकी जो भी डेफिनेशन इसके अंदर लिखा हुआ है फंक्शन के अंदर, जो भी कोड, उसको रिप्लेस कर देगा ये कोड से। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ओवर रिडन। ये फंक्शन जो है बेस क्लास का, उसको डिराइव्ड क्लास के फंक्शन के कोड ने ओवरराइड किया, तो इसको हमने ओवरराइड किया। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था कि डिराइव्ड क्लास का प्रिंट कॉल हुआ, लेकिन बेस क्लास का शो फंक्शन कॉल हुआ। प्रिंट जो है वो बेस क्लास से, लेकिन शो जो है वो डिराइव्ड क्लास से कॉल हो रहा है। तो वो हमको यहाँ पर जानने को मिल रहा है, इसका जो हमने आउटपुट देखा वो प्रिंट क्लास का प्रिंट डिराइव्ड क्लास का कॉल हुआ और शो बेस क्लास का कॉल हुआ। आर यू गेटिंग दिस फ्रेंड्स? ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। चलो एक दूसरा फंक्शन, दूसरा प्रोग्राम है, उसको देखते हैं। सर अगर हम वर्चुअल को हटा देंगे तो फिर वो बेस क्लास का ही प्रिंट आएगा। यस, सॉरी, कम अगेन, आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिए, आपने क्या क्वेश्चन पूछा मुझे? सर अगर हम वर्चुअल को हटा दें तो फिर वो बेस क्लास का ही यस, हाँ, तो प्रिंट का बेस होगा क्लास का ही फंक्शन। कॉल करेगा, सेम लाइक ये शो। तो सर ये वर्चुअल का रियल वर्ल्ड में कैसे कोई एग्जांपल मिल सकता है सर, कहाँ यूज होगा ये? इसके लिए कोई एक केस स्टडी डिस्कस करना पड़ेगा, वो मैं तैयार करके रखूंगा, और फिर आपके साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर सकता हूँ। अभी तो रन टाइम मेरे पास ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं, लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं कि सबसे पहले तो बेस क्लास डिराइव्ड क्लास इनहेरिटेंस समझ में आ गया। बेस क्लास को मैं डिराइव्ड क्लास के अंदर डिराइव करता हूँ, तो जितना भी पब्लिक कंटेंट है वो पब्लिक एरिया में जाएगा। अभी ये सारा पब्लिक कंटेंट पब्लिक एरिया में जाता है, तो प्रिंट के यहाँ पर दो वर्जन हो गए, शो के यहाँ पर दो वर्जन हो गए। अभी मुझे क्या करना है, मुझे बेस क्लास के जो फंक्शन है ना उसको कॉल करना है, डिराइव्ड क्लास के फंक्शंस को कॉल नहीं करना है मुझे। तो अगर मैं डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन को कॉल करता हूँ तो यही कॉल होने वाला है। तो डिराइव्ड क्लास के ना कॉल करके इसको कॉल करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने मैकेनिज्म ढूंढा कि बेस क्लास का पॉइंटर बनाते हैं, बेस क्लास के पॉइंटर के जरिए डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट करते हैं, और फिर इसके अंदर एक्चुअली में फंक्शंस ही है, डेटा मेंबर्स नहीं है। अगर डेटा मेंबर्स है तो उसके साथ हम इस तरह से खेल सकते हैं, बी पी टी आर ऑफ ए बी, जो भी वेरिएबल्स है वो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ पर काम करता है, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं। जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो वो कहाँ पर जाएगा, यही एरिया के अंदर, जो ये बेस क्लास के सारे फंक्शंस है, जिसकी एक कॉपी यहाँ पर पड़ी हुई है, तो वो बेस क्लास की कॉपी उसको उठाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। एक्चुअली में जो वो हमको चाहिए, कि हमको ऐसा ही चाहिए कि भले ही डिराइव्ड क्लास के अंदर सारी चीजें पड़ी हुई हो, लेकिन बेस क्लास की इंफॉर्मेशन ही आपको एक्सेस करनी है। तो वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। फिर हमने आगे जाके ऐसा प्रॉब्लम फेस किया कि कुछ कुछ जगह पर तो ऐसा है कि भले ही बेस क्लास के अंदर इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको ना एग्जीक्यूट करते हुए हमको डिराइव्ड क्लास की इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट करनी है। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, वैसे फंक्शंस को हम बेस क्लास में वर्चुअल रख सकते हैं। तो वो क्या करेगा, वर्चुअल अगर हमने रख दिया है तो वो चेक करेगा कि प्रिंट जो फंक्शन है उसकी कोई कॉपी डिराइव्ड क्लास के अंदर मौजूद है। इफ यस, तो उसको अलाउ करेगा काम करने के लिए। तो ये एक्चुअली में क्या करता है, ये कोड ओवरराइड हो जाएगा यहाँ पर बेस क्लास के कोड के अंदर, और यही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा बट विद द हेल्प ऑफ दिस कोड। तो ये जो इवेंट हमने डिस्कस की, इसको बोला जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन एक ही है प्रिंट, लेकिन उसके दो रूप है। मुझे जब इसको कॉल करना है तो इसको कॉल कर सकता हूँ, जब इसको कॉल करना है तब इसको कॉल कर सकता हूँ। एंड इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन
वो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझने के लिए हमने बहुत अच्छा डिटेल में एग्जांपल लिया था, ठीक है, वैसा बहुत बढ़िया वाला बहुत फुल फ्लेज एग्जांपल लेंगे तो रियल मीनिंग इसका समझ में आ सकता है। लेकिन अल्टीमेटली आप ऐसा सोच सकते हो कि नॉर्मली फंक्शन ओवरलोड जब हम कर रहे थे प्रीवियसली सेकंड थर्ड यूनिट के अंदर, जब फंक्शन को हम ओवरलोड कर रहे थे तो हमारे पास इनहेरिटेंस का कुछ कंसेप्ट नहीं था। एक ही क्लास था, उसके अंदर दो तीन फंक्शन हम बना के रखते थे और डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, अप्रोप्रिएट फंक्शन कॉल होता था। यहाँ पर भी ऐसा ही है, फंक्शन एक ही है, नाम एक ही है फंक्शन का, लेकिन उसके और एक से ज्यादा अकरेंसेस है। दूसरा एक प्रोग्राम हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें भी एक बेस क्लास है, एक डिराइव्ड क्लास है। बेस क्लास को हम डिराइव्ड क्लास के अंदर यहाँ पर इनहेरिट कर रहे हैं पब्लिकली, ये सारी चीजें नीचे जा रही है पब्लिकली। ओके, अभी इसके अंदर है क्या चेक करते हैं। यहाँ पर एफ यू एन फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, और इन सभी के अंदर लिखा हुआ है बेस 1, बेस 2, बेस 3, बेस 4 एंड सो ऑन। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। derived क्लास के अंदर अगेन पब्लिकली आई डू हैव फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 इज मिसिंग एंड फंक्शन 4, लेकिन फंक्शन 4 इससे थोड़ा अलग है, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं फंक्शन 4 में, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं है। नाउ व्हाट विल हैपन फ्रेंड्स, ये पब्लिकली इसको हम डिराइव कर रहे हैं तो ये सारे जो फंक्शंस है ना उसकी कॉपी आएगी यहाँ पर एक। तो डिराइव्ड क्लास के अंदर fun1 की दो कॉपी है, fun2 की दो कॉपी है, और fun3 तो यहीं पर है, यहाँ पर है ही नहीं हमारे पास, और fun4 की भी दो कॉपी है। अभी इसके अंदर फंक्शन 1 जो है उसको नॉर्मल रखा हुआ है, बाकी सभी को वर्चुअल रखा हुआ है। नाउ इन void main what we are doing, we are calling all these functions one by one, function 1 2 3 4, लेकिन उसको कॉल कैसे करना है, बेस क्लास का पॉइंटर बनाना है जो पॉइंट करेगा डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, और फिर वो 1 2 3 4 सभी को कॉल करेगा। ओके, नाउ पी जो है वो क्या है, बेस क्लास का पॉइंटर, किसको पॉइंट कर रहा है, obj1 को, obj1 डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इसके ये क्लास के बारे में हम एक्चुअली में बात कर रहे हैं। नाउ पी ऑफ fun1, fun1 मतलब यहाँ का कॉल होने वाला है। अभी यहाँ का कॉल होगा, लेकिन ये चेक करेगा कि ये तो बेस क्लास के पॉइंटर के जरिए हम कॉल कर रहे हैं, मतलब बेस क्लास का fun1 है ना उसको कॉल करना है हमको। तो ये जाएगा बेस क्लास के fun1 के अंदर और उसको कॉल करेगा और चेक करेगा कि ये वर्चुअल तो नहीं है ना, नहीं ये वर्चुअल नहीं है, तो इसको सीधे सीधा इसका इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए, तो बेस 1 ऐसा प्रिंट होना चाहिए। दूसरी बार ये fun2 को कॉल करता है फ्रेंड्स, तो fun2 को कॉल करने के लिए वापस से ये डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहे, तो यहाँ पर जाएगा fun2, यस fun2 यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि ये मैं पॉइंटर से कॉल कर रहा हूँ, ये जाएगा बेस क्लास के पास और बेस क्लास में जाके चेक करेगा fun2, इसको एग्जीक्यूट करना है। बट स्टॉप, यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, वर्चुअल, तो वर्चुअल है तो fun2 की कोई डेफिनेशन अगर डिराइव्ड क्लास के पास है तो उसको आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले लिखा जाएगा बेस 1, फिर आएगा डिराइव्ड 2, फिर fun3। अभी फ्रेंड्स fun3 हमारे पास डिराइव्ड क्लास के अंदर है ही नहीं, इसके लिए कहाँ पर जाएगा, पहले तो डिराइव्ड में, और फिर क्योंकि पॉइंटर से कॉल कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर जाएगा ये fun3, और ये चेक करेगा अरे भाई ये तो हमें वर्चुअल है, तो डिराइव्ड क्लास का अगर fun3 है तो उसको हमें एग्जीक्यूट करना है, लेकिन डिराइव्ड क्लास में जाकर देखा तो वो है ही नहीं, तो बेस 3 ऐसा प्रिंट होना चाहिए। ये बेस 1 इसका होगा, ये बेस 2 नहीं होगा बल्कि डिराइव्ड 2 होगा, और तीसरे के लिए अगेन बेस में का फंक्शन कॉल होगा। एंड नेक्स्ट हम कॉल कर रहे हैं fun4। नाउ अगेन सी वी डू नॉट हैव fun4 फंक्शन यहाँ पर, इसका आर्ग्यूमेंट है और हम बिगर आर्ग्यूमेंट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, मतलब ये फंक्शन को कॉल ही नहीं कर रहे हम। fun4 के अंदर जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले चेक करेगा कि ये तो वर्चुअल है, इसका इम्प्लीमेंटेशन डिराइव्ड क्लास के अंदर है, इसका इम्प्लीमेंटेशन डिराइव्ड क्लास में नहीं है, सेम नाम तो है लेकिन उसके साथ आर्ग्यूमेंट भी है, मतलब पूरा सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, तो ये कंटेंट प्रिंट होना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ दिस 2-3 फंक्शंस और ऐसे एग्जांपल्स के जरिए वर्चुअल फंक्शन क्या है वो समझाने की कोशिश की है। चलो इसको भी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके रन करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। इज दिस स्क्रीन विजिबल?
Yes, sir. Let me run this. तो ये फर्स्ट वन प्रोग्राम ही हमने ओपन कर दिया गलती से। ये सेकंड प्रोग्राम। नाउ लेट मी रन दिस। ये क्लियर स्क्रीन और गेट ch रखना यहाँ पर लिखना भूल गया। सी बेस फंक्शन 1 बेस का कॉल हुआ, फंक्शन 2 डिराइव का, और 3 और 4 अगेन बेस के। तो जो हमने समझा था उस हिसाब से ये अच्छे से अप्रोप्रिएटली काम कर रहा है। सो दिस इज व्हाट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और वर्चुअल फंक्शन। now let us now let us go through the points again। ये पॉइंट्स फ्रेंड्स अभी हम डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। डायनेमिक बाइंडिंग मींस व्हाट, सी प्लस प्लस ऐसी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू स्पेसिफाई दैट कंपाइलर जो है ना वो क्या करेगा, रन टाइम चेक करेगा कि कौन सा फंक्शन आना चाहिए। वर्चुअल है तो ये होना चाहिए, अगर उसका डेफिनेशन है तो है, नहीं है तो वो सारी चीजें कब होगी, रन टाइम। तो इसको बोला जाता है डायनेमिक और लेट और रन टाइम बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग जो है वो वर्चुअल फंक्शन के जरिए हम अचीव कर सकते हैं। बेस क्लास का पॉइंटर वेरिएबल होगा जो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, एंड अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड वर्चुअल इन बेस क्लास, then the matching function is identified at runtime using virtual table entry। Runtime polymorphism friends, this type of polymorphism is achieved by function overriding। Now what is function overriding, we know function overriding on the other hand occurs when derived class has definition for one of the member function of base class, that base function is said to be overridden। base class में जो function है उसको हमने override किया ऐसा बोला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वर्चुअल फंक्शन क्या है इसका इंट्रोडक्शन ने ले लिया। व्हाई वी नीड वर्चुअल फंक्शन, टू इम्प्लीमेंट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसके लिए हम क्या करेंगे, और एल्स फंक्शन को ओवरराइड करने के लिए हम वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हैं। A virtual function is a member function which is declared within a base class and is redefined, और हम बोल सकते हैं उसको overridden by a derived class। When you refer to a derived class object using a pointer or a reference to the base class, you can call a virtual function for that object and execute the derived class's version of the function। Virtual functions ensures that the correct function is called for an object regardless of the type or reference used for function call। They are mainly used to achieve runtime polymorphism। runtime polymorphism को achieve करने के लिए इसका use किया जाएगा। Functions are declared with a virtual keyword in base class। The resolving function is function call is done at runtime। कौन सा function call होगा वो कब resolve हो पाएगा, runtime। So friends, we are done with virtual function point। इसके अंदर एक पॉइंट है प्योर वर्चुअल फंक्शन, तो वो हमने बहुत पहले ही करके रखा हुआ है। लेट मी टेक यू टू द यूनिट नंबर 3 एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन, सी दिस प्योर वर्चुअल फंक्शन, तो ये हमने पहले ही इंप्लीमेंट किया हुआ है, हमको मालूम है। प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे बनाया जाएगा, उसको हम इज इक्वल टू करके 0 असाइन कर देंगे तो वो प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए प्योर वर्चुअल फंक्शन का यूज होता है।
So this point we have already covered up your virtual function, और उसके वीडियो भी अवेलेबल है, आप वहां उसको जाके देख सकते हो अच्छे से. The only point now remaining is exception handling, which we will discuss in the next session. Thank you very much, friends.